भारत ने यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों की बर्बरता से मारने की घटना की निंदा की है और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिषद में रूस के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, बूचा में नागरिक हत्याओं का हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन का आह्वान करते हैं। त्रिमूर्ति ने कहा, भारत यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर काफी चिंतित है। उन्होंने कहा, यूक्रेन संकट का असर अब दुनिया भर में पड़ रहा है। इससे खाद्य और ऊर्जा सामग्री महंगी हो रही है। वहीं इसका असर सबसे ज्यादा विकासशील देशों पर पड़ रहा है। त्रिमूर्ति ने कहा कि जब बेकसूर लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हो तो कूटनीति को एकमात्र व्यवहार विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस की इस हरकत पर निंदा करते हुए बड़ी कार्रवाई की मांग की है। अप्रैल के महीने में पड़ रही भयंकर गर्मी ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास लेने के लिए लोग जूस की दुकान पर जा रहे हैं। इसी के साथ बाजार की अन्य दुकानों में सूनापन है, इसके चलते दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली और हरियाणा के शहरवासियों को बढ़ते तापमान के बीच गर्म थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत दक्षिण हरियाणा के जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। तेज धूप के बीच 10 से 12 इलाकों का तापमान सामान्य से 9 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया जा सकता है। सभी जगहों पर लू भी चलेगी। मौसम विभाग की माने तो हाल फिलहाल में राहत के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिन के समय तेज रफ्तार से हवाएं चलेगी। अगले 5 दिनों तक दक्षिण हरियाणा में मौसम का गर्म तापमान रहने वाला है। आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते लोगों की चिंताएं अभी से बढ़ने लगी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले छाते और दुपट्टे से अपने सर को ढककर निकले। श्रीलंका में गहरा आर्थिक संकट के चलते हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल को तुरंत प्रभाव से मंगलवार देर रात को हटा दिया। श्रीलंका में गहरा आर्थिक संकट के चलते 1 अप्रैल से आपातकाल लागू किया गया था। मंगलवार देर रात जारी गजट सूचना में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि उन्होंने आपातकाल नियम अध्यादेश को वापस ले लिया है, जिससे सुरक्षा बलों को देश में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक अधिकार मिले थे। गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल से भी गुजर रही है। मंगलवार को ही श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली सावरी ने पद संभालने के 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपने भाई बासिल राजपक्षे को बर्खास्त करने के बाद सावरी को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। आपको बता दें कि श्रीलंका में इन दिनों गहरा आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। ईंधन, भोजन समेत कई आवश्यक चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है और कई लोग ऐसी भी है जो पैसा होते हुए भी कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं। हाई महंगाई मार डालेगी महंगाई, आखिर कहां जाकर रुकेगी ये महंगाई। देश में हर किसी की दिल दिमाग जुबां पर आजकल यही है कि आखिरकार ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी। देश में बढ़ती गर्मी जैसे जैसे अपने तेवर दिखा रही है, तो वैसे ही बढ़ते पेट्रोल और डीजल की दामों ने आम जनता के पसीने छुड़ा दिए हैं। हर दिन तेल के दामों में होता इजाफा अब आम जनता का सरदर्द बनता जा रहा है। फिर से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ और 80-80 पैसे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। तो वहीं रही सही कसर सीएनजी के दामों ने पूरी कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तो छू ही रहे हैं। ऐसे में पिछले 10 दिनों के अंदर फिर से सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा के दाम पर बिक रहा है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य। तो वहीं बढ़ते दामों के पीछे सरकार की तरफ से यही तर्क लगातार दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर ही तेल की कीमत तय होती है। लेकिन विपक्षी दल के नेता इसको लेकर सरकार पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। सरकार ने चुनाव के समय में तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए सरकार ने तेल के दामों में इजाफा कर दिया। लेकिन देखिए, चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर किसी दूसरे दल की हो, आम जनता को इस महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि कई नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते मिले, लेकिन आम जनता को इस महंगाई से राहत कहां। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम विवरण अनावरण के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और करनाल के सांसद संजय भाटिया मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पानीपत में 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि महापुरुषों के जन्म दिवस पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित देश भर में होने चाहिए। सीएम ने कहा कि कोविड के चलते इस तरीके का बड़ा आयोजन हरियाणा में नहीं हो पाया था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को पानीपत में मनाने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि महापुरुषों के बलिदान से प्रेरणा मिलती है और इसी के चलते इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। काबिले गौर है कि इससे पहले हरियाणा सरकार सिरसा में भी एक बड़ा प्रकाश पर्व का कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। बीजेपी ने अपना 42वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। उन्होंने भाजपा की यात्रा के देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। सीएम योगी ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम मोदी सरकार ने किया। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में 135 करोड़ के जीवन को कैसे बचाना चाहिए, ये भी करके दिखाया। साथ ही सीएम ने कहा कि नए भारत की नई तस्वीर दिखने को मिल रही है। 2014 के बाद से लोगों ने देखा है कि 3 करोड़ लोगों को घर मिला, 14 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, पैच 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है और आयुष्मान भारत योजना से निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पेहवा की अनाज मंडी में स्थापना दिवस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसदगण, विधायकगण एवं अनेक बीजेपी के नेता शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें पेहवा हलके में 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन एवं थानेसर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पेहवा हलके को सौगात देते हुए 371 करोड़ की लागत से लगभग 91 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने पेहवा में सरस्वती के जीर्णोद्धार के लिए 9 करोड़ की राशि, पेहवा में एक पार्क का निर्माण, स्टेडियम का निर्माण एवं जिले की नगरपालिका एवं पंचायत के विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ की राशि की घोषणा की। यमुनानगर में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने आज 134A नियम को खत्म करने के विरोध में आज जमकर प्रदर्शन किया। वहीं वो शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करने के लिए जब यूथ कांग्रेस जा रही थी तो इस दौरान उन्हें पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर अग्रसेन चौक पर ही रोका गया। अग्रसेन चौक शिक्षा मंत्री के निवास से कुछ ही दूरी पर है। वहीं यूथ कांग्रेस ने वहां पर जो है आगे जाने का बार बार प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और यूथ कांग्रेस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हालांकि बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस द्वारा उनको रोका गया। वहीं भारी पुलिस द्वारा यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा और युवा अन्य नेताओं को जो है पुलिस बस के अंदर हिरासत में लिया गया और उसके बाद पुलिस बस के अंदर जो है पुलिस लाइन के अंदर ले जाया गया और वहां पर कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया गया। वहीं कांग्रेस के युवा नेताओं ने कहा कि 134 से खत्म करके जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है और प्राइवेट स्कूलों के साथ स्कूल ने सौदा किया है और आगे भी जो यूथ कांग्रेस है इसको लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको लेकर जहां सीएम के आवास का घेराव किया जाएगा तो वहीं राज्यपाल को इस मामले में ज्ञापन दिया जाएगा और इसके साथ साथ जेजेपी और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनके आवास का जहां पर घेराव किया जाएगा तो वहीं उन सबको ज्ञापन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से लड़ाई जारी रहेगी और जिस प्रकार से आज शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करने आए थे और उन्हें जबरन रोका गया, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका कहना था कि सरकार हमारी आवाज़ को दबा रही है, लेकिन आगे भी हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। नगर निगम के 200 करोड़ के महाघोटाले में स्टेट विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। स्टेट विजिलेंस की टीम ने
सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार, जो इस पूरे घोटाले का मुख्य आरोपी था, उसको हरिद्वार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि इस रसूखदार ठेकेदार को फरीदाबाद नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने बिना काम किए करोड़ों रुपए का विभिन्न फर्मों के माध्यम से भुगतान कर दिया। इसके बाद 5 नगर निगम पार्षदों ने इस बात की जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की और ये मामला नगर निगम सदन में भी जोर शोर से गुंजायमान रहा। इसके बाद इसकी आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक भी पहुंची और जनता टीवी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद स्टेट विजिलेंस जांच सहित कई जांच एजेंसियां इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए लगाई गई। विधायक एनआईटी नीरज शर्मा ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया और प्रण लिया कि वे जब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, वे ना तो चप्पल पहनेंगे, ना ही सिले हुए वस्त्र धारण करेंगे। और अब स्टेट विजिलेंस ने मुख्य आरोपी सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ डीआर भास्कर, रमन शर्मा, विशाल कौशिक, जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं इस घोटाले के, उन पर भी कभी भी कार्रवाई विजिलेंस कर सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन अधिकारियों को कब सलाखों के पीछे भेजा जाता है। कहने को तो रेवाड़ी शहर पूरी तरह से कैटल फ्री शहर है। नगर परिषद ने कैटल फ्री शहर घोषित करने के लिए सैकड़ों बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजने के दावे किए हैं, लेकिन ये दावे पूरी तरह से खोखले हैं। अगर आज शहर की बात करें तो शहर की कोई छोटी गली मोहल्ले से लेकर मेन बाजार तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशु घूमते दिखाई न देते हों। ये जरूर है कि नगर परिषद ने कैटल फ्री क्षेत्र घोषित करने के लिए करोड़ों के वारे न्यारे जरूर कर लिए। इस बेसहारा पशुओं ने आधा दर्जन लोगों की जान ले चुके हैं, तो वहीं 1 दर्जन से अधिक लोगों को घायल भी कर चुके हैं। अभी बीते दिन ही की बात है कि एक बच्चा जो अपने घर से बाहर निकला तो एक बेसहारा पशुओं के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि बच्चा भागकर अपनी जान बचा गया, अन्यथा एक नन्हे की जान और चली जाती। यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पूर्व ही एक पार्षद जो अपनी गाड़ी में जा रही थी, धारोड़ा चुंगी के पास एक आवारा पशु के झुंड ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगर बात करें तो अभी तक आधा दर्जन के करीब लोग दम तोड़ चुके हैं, 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मामला विधानसभा तक में भी उठ चुका है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। कमालपुर रोडान में कल एक 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो जाता है और उसके बाद गांव में पूरे में एक दहशत से का माहौल पैदा हो जाता है। एक साधु पर उसका आरोप लगता है कि वह बाबा यहाँ पर घूम रहा था और उसी ने बच्चे का अपहरण किया होगा। लेकिन आज सुबह ही जैसे ही उस बच्चे का शव पड़ोस की ही छत पर मिलता है तो मामला पूरा का पूरा बदल जाता है और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए उसे करनाल भेज दिया जाता है। इस मामले की सूचना मिलते ही एएसपी हिमाद्री कौशिक भी दलबल के साथ यहाँ पर पहुँचती है। पूरे साक्ष्य जुटाए जाते हैं। बच्चे की गला दबा करके हत्या की गई थी क्योंकि उसके गले पर निशान मौजूद थे और उसकी कानों से खून भी बह रहा था। पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी का पता बताएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले से पूरे गांव में गमगीन माहौल है। हमने परिवार वालों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन इस गमगीन माहौल में वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने भी इस निर्मम हत्या की है इस बच्चे की, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने मांग की कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। यह गाना महंगाई बढ़ते ही राजनीतिक गलियारों में अक्सर सुनाई देने लगता है, लेकिन आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आदमी जो कुछ कमा रहा है वह महंगाई रूपी डाइन अब सब हजम करती जा रही है। आम जनता का हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार कुछ नहीं कर पा रही। यही वजह है कि आए दिन पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सरिया, घरेलू गैस सिलेंडर की बेतहाशा कीमती बढ़ोतरी हो रही है। जहां पहले ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी ने आम आदमी का पसीना छुड़ा दिया, तो अब लगातार बढ़ते सीएनजी की कीमतों ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सीएनजी के रेट बढ़ते ही फरीदाबाद के ऑटो चालकों ने किराया दोगुना कर दिया है। लोगों अब कम से कम
जो न्यूनतम किराया 10 रुपए देते थे उसकी जगह 20 रुपया देना पड़ रहा है। वहीं ऑटो चालक भी किराया बढ़ाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि 4 महीने में सीएनजी के दाम लगभग 24 रुपए बढ़ चुके हैं। ऑटो चालक भी इस बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं। उनके लिए अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। नारनौल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गांव कुलताजपुर में ये बना है ढोसी पर्वत। इस ढोसी पर्वत की पुरानी गाथाएं हैं, कई हजार साल पुरानी गाथाएं हैं। यहाँ पर 5 मंदिर के साथ साथ ठीक ऊपर चढ़ने के बाद एक बहुत लंबा चौड़ा खुला मैदान है। वहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है जैसे कि हम जमीन पर आ गए हों। इस ढोसी पर्वत की काफी गाथाएं हैं। च्यवनप्राश जो है वो यहीं की देन है। यहाँ जो जड़ी बूटियां इस पहाड़ में होती थी उससे च्यवनप्राश बनाया गया। साथ ही पांडव ने भी यहाँ पर कुछ समय के लिए अपना ठहराव किया था और यहाँ झरने बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए हैं। अब हरियाणा सरकार ने भी 75 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स टूरिज्म के रूप में इसे विकसित करने के लिए देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर स्वयं आकर के इस ढोसी पर्वत का दौरा किया था और यहाँ पर टूरिज्म की कुछ आशाएं तलाश की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ रुपया यहाँ पर टूरिज्म के रूप में लगाने की घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ने के बाद गांव कुलताजपुर ही नहीं बल्कि ये पूरा क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर होगा और लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र ढोसी पर्वत होगा। समालखा में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा आज कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें नगर पालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से समालखा के रेलवे रोड से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं नगर पालिका कर्मियों द्वारा कई दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। कई दुकानदार बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे, जिसके बाद नगर पालिका अधिकारी ने कई दुकानदारों का सामान जब्त किया और उन पर जुर्माना ठोका। वहीं पुलिस अधिकारी ने भी अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान किए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को लेकर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि समालखा के रेलवे रोड पर जाम की समस्या आम बनी रहती है, जिसको लेकर लोगों की बार बार शिकायतें पुलिस प्रशासन के पास आ रही थी और उसी को लेकर आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार अतिक्रमण करने से बाद नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। फतेहाबाद की बिजनेस टीम ने रतिया के एक पटवारी को 71,000 रुपए की रंगदारी लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रतिया का यह पटवारी किसान से उसकी जमीन तकसीम करने के नाम पर पैसे मांग रहा था। ज्यादा जानकारी देते हुए बिजनेस टीम के डीएसपी ने बताया कि रतिया के एक किसान द्वारा उन्हें शिकायत की गई थी कि रतिया का एक पटवारी उसके 52 एकड़ जमीन की तकसीम करने के नाम पर उससे 1,42,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। उसने 52 एकड़ की जो जमीन तकसीम करनी थी उसकी एवज 2,500 रुपए प्रति एकड़ लगाई थी। इसके बाद बिजनेस टीम द्वारा एक टीम गठित की गई और जब किसान ने पटवारी को 71,000 रुपए रंगदारी दी तो उसके बाद टीम ने उसे घर दबोचा। डीएसपी ने बताया कि फिलहाल पटवारी से पूछताछ कर रहे हैं कि इस खेल में कौन कौन से अधिकारी शामिल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिजनेस टीम इसमें कब तक कोई बड़ा खुलासा करती है। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री जो हैं वो दोनों ही राज्यों में हैं और ऐसे में दस्तक अब सीधा हिमाचल प्रदेश की ओर। छोटी काशी मंडी में इस समय मैं मौजूद हूं और यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली जो है वो आज की गई है। इस रैली के अंदर सीधे तौर पर ये संदेश है राज्य सरकार को कि आप आइए, चुनौती है आपको, हमसे बेहतर काम करके दिखाइए। इस तरह की बातें जो हैं अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। उनके साथ पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। उनका भी यही कहना था कि एक मौका, सिर्फ एक मौका जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता अब आम आदमी पार्टी को दे, क्योंकि 30 साल तक कांग्रेस, 17 साल तक भाजपा, दोनों ही बड़ी पार्टियों को जो है हिमाचल की जनता ने मौका दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल को एक बार देखा जाए। भगवंत मान ये कह रहे हैं कि पंजाब के मॉडल की तैयारी जो है वो चल रही है और ऐसे में शुरुआती दौर में जो फैसले लिए गए हैं पंजाब में वो भी भ्रष्टाचार को खत्म करने में कारगर साबित होंगे। देखना होगा हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का क्या प्रभाव रहता है, क्योंकि आज इस रैली के जरिए आम आदमी पार्टी ने इतना जरूर कह दिया है कि ये चुनावी शंखनाद है और चुनावी शंखनाद के बीच
हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बड़ी दस्तक। ये कहा जा रहा है कि पिछले 15 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को सदस्यता यहां पर दी गई है और ऐसे में अभी भी ये सदस्यता अभियान जारी है। बहरहाल इस समय भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में है और दावा भाजपा की तरफ से यही है कि इस बार मिशन रिपीट यहां पर किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि मिशन डिलीट होगा और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का ये आगाज चुनावी शंखनाद और इसके बीच अब हजारों की तादाद में रैली जो कि जिला मंडी में मंडी शहर के भीतर जो है वो यहाँ पर की गई है। देखना होगा जनता का कितना साथ आम आदमी पार्टी को मिलता है। पूरे देश भर में भाजपा द्वारा आज अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर शिमला में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा पंचायत भवन में प्रधानमंत्री का संबोधन व भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। वही इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित रहे। वही सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा 6 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक एक पद यात्रा निकालेगी जो कि मंडल स्तर पर आयोजित होगी। वही उन्होंने कहा कि इस पद यात्रा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको जो है घर घर जाकर पहुंचाया जाएगा।